नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। दोस्तों, हम इस क्लास में राष्ट्रपति के टॉपिक से ये क्लास स्टार्ट करेंगे। तो राष्ट्रपति का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति वैसे तो हमारा जो संपूर्ण भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 395 हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया जाता है, लेकिन स्पेशल यदि हम कंपटीशन के आधार पे पढ़ें तो राष्ट्रपति का टॉपिक अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम राष्ट्रपति के टॉपिक को पढ़ेंगे और राष्ट्रपति को टॉपिक है वो टॉपिक संविधान के भाग 5 में दे रखा है। तो सबसे पहले हम इस भाग 5 को देखते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार का उल्लेख भाग 5 में किया गया है और राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है दोस्तों भाग 6 में। तो सबसे पहले अपन भाग 5 को एक बार क्लियर करते हैं कि मोटा मोटा यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वहां कहां से, फिर स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट भाग 5 को ही पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति का। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन भाग 5 के बारे में चर्चा करते हैं कि केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार की बात करें तो मित्रों यह है भाग 5 और अनुच्छेद की बात करें इसकी तो अनुच्छेद कहां से स्टार्ट होंगे? भाग 5 के अनुच्छेद दोस्तों स्टार्ट होते हैं 52 से और 151। देखना, बहुत अच्छी बात यहीं से प्रारंभ हो जाती है कि केंद्र सरकार का जो उल्लेख किया गया है तो कौन से भाग में है? 5 में। और अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो भाग 5 में कौन से अनुच्छेद आते हैं? 52 से और 151 तक, 53, 54, 55 इस प्रकार से 151 तक के जो अनुच्छेद हैं वो कौन से भाग में दे रखे हैं? भाग 5 में दे रखे हैं। जहां तक बात समझ में आई। अब दोस्तों देखिए, ये भाग 5 है। इसी भाग 5 को हम 5 अध्याय में डिवाइड करते हैं। कितने अध्याय में डिवाइड करेंगे? 5 अध्याय में। ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों। तो अपन देखते हैं कि अध्याय 1 कौन सा अध्याय? अध्याय 1। देखिए, किसको डिवाइड कर रहे हैं? भाग 5 को अध्याय में विभाजित कर रखा है संविधान में। वैसे अपन भी अध्याय करते हैं पहले का जिक्र। अध्याय 1 में क्या है? आर्टिकल 52 से और मित्रों यहां है 78 तक। अध्याय 1 में कौन से अनुच्छेद हैं? 52 से 78 तक के अनुच्छेदों का उल्लेख अध्याय 1 में किया गया है। इसमें देखिए, मोटा मोटा यदि हम डिवाइड करें तो क्या है? इसमें दे रखी है मित्रों कार्यपालिका। क्या दे रखी है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका को भी मित्रों अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक है वास्तविक कार्यपालिका। एक कौन सी? नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका। और नंबर 2 की बात करें मित्रों तो ये कौन सी है? वास्तविक कार्यपालिका। नंबर 2 कौन सी है? वास्तविक कार्यपालिका। हम अध्याय 1 को बता रहा हूं मैं कि नाम मात्र की कार्यपालिका, और जिसमें शामिल किसको किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को इसमें शामिल किया जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका में किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रपति। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा अनुच्छेद कौन सा कहता है? 52 कहता है। वास्तविक कार्यपालिका की बात करें दोस्तों तो इसमें कौन आएगा? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। कौन आएगा? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। देखिए, वास्तविक कार्यपालिका में कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। आपको डायरेक्ट इसका आर्टिकल पूछा जाए प्रधानमंत्री का तो मित्रों क्या आएगा? अनुच्छेद 75, 75। इसका आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? आर्टिकल 75।
किसका है? प्रधानमंत्री का। मंत्री परिषद का पूछा जाए तो आर्टिकल 74। बाकी इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे 75 को और 74 को देखना। देखिए इस प्रकार से अध्याय 1 की चर्चा हमने की है। 52 से और 78 के बीच में अध्याय 1 का जिक्र है। दोस्तों इसमें क्या है? कार्यपालिका है। कार्यपालिका में क्या है? एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। दोस्तों नाम मात्र की कार्यपालिका में किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नंबर 2 यहाँ पे वास्तविक कार्यपालिका, ये क्या होती है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। और डायरेक्ट आर्टिकल इसके पूछे जाए तो मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है आपके 74 में और प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 75। जहां तक अपन ने क्लियर किया। और कौन सा अध्याय पढ़ा अपन ने? अध्याय 1। देखिए भाग 5 को ही डिवाइड कर रहे हैं। अब दोस्तों अध्याय 2 की बात करते हैं अपन। कौन सा अध्याय? अध्याय 2, अध्याय नंबर 2। इसमें आर्टिकल देखिए कौन सा है? इसमें अनुच्छेद 79 से और 122 तक शामिल किया जाता है। अध्याय 2 को यदि पढ़ा जाता है संविधान का को और भाग 5 में तो इसमें आर्टिकल 79 से 122। इसको मोटे रूप में दोस्तों ये व्यवस्थापिका, इसको देखिए कहां बांटेंगे? एक लोकसभा संसद के 2 सदनों में बांट देते हैं हम, एक लोकसभा और एक ही राज्यसभा। 2 हो गए। लोकसभा का जिक्र किया गया है मित्रों आर्टिकल 81 में और राज्यसभा का जिक्र किया गया है दोस्तों आर्टिकल 80 में। देखिए अध्याय 2 में आर्टिकल कौन सा? 79 से 122 के बीच में। इसमें व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका, जिसके 2 सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 में। ये हो गया क्या आपका? अध्याय 2। अध्याय 3 की बात की जाए मित्रों, किसकी? अध्याय 3। अध्याय 3 इसमें देखिए क्या है? अध्याय 3 में इसमें एक ही आर्टिकल का उल्लेख है। कौन सा? 123। इसमें क्या है? आर्टिकल 123 का ही उल्लेख किया गया है इस अध्याय 3 में। और इसमें क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाने वाला क्या है? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस है। इसका जिक्र किया गया है, अध्यादेश का जिक्र किया गया है किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 123 अध्याय 3 में किया गया है। समझ में आया? यहां तक अपने 3 अध्यायों को देखा है, अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3। आपको समझ में आया है यहां तक कि अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में अध्याय 1 का जिक्र है, अनुच्छेद 79 से 122 अध्याय 2, अनुच्छेद 123 केवल अध्याय 3। इसमें अध्यादेश है, यहाँ लोकसभा राज्यसभा का, यहाँ कार्यपालिका का। अब अध्याय 4 के बारे में देखिए, इसको ही आगे बढ़ाते हैं अपन, इसी अध्याय को आगे देखिए। अपने 3 अध्याय पढ़ लिए हैं, देखिए कौन कौन सा? अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3। ठीक है, अपन पास में कौन सा बचा अभी? अध्याय 4। अध्याय कौन सा? 4। अध्याय है 4 आपका। अब अध्याय 4 में देखिए कहां से आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल दोस्तों अध्याय 4 में 124 से और 147 और इसमें जिक्र किया गया है सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को ही क्या कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय इंग्लिश में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। क्या कहा जाता है? ऐसी सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों अध्याय 4 में 124 से 147 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र किया गया है। अब भाग 5 में अध्याय कौन सा है? 5 वाला, अध्याय 5। ये देखिए इसमें आर्टिकल कौन सा है? 148 से और 151। ये अनुच्छेद का जिक्र कौन से अध्याय में? 5 में। इसमें दे रखा है मित्रों कौन? नियंत्रक, नियंत्रक व महालेखा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। देखिए
हमने क्या पढ़ा? केंद्र सरकार को कितने भागों में कौन से भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 5 में। और भाग 5 को भी अपन ने खोल दिया है कितने अध्यायों में? 5 अध्यायों में। भाग 5 को 5 अध्यायों में खोल दिया है। फिर अपन ने भाग 5 में जो अनुच्छेद 52 से 151 तक का जिक्र किया है उसका मोटा मोटा खाका हमने स्ट्रक्चर देखा है कि अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में क्या है, 79 से 122 के बीच में क्या है, अनुच्छेद 123 में क्या है, अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में क्या है, और आपका अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में क्या है। तो दोस्तों भाग 5 को अपन ने डिवाइड कर दिया, खोल दिया इसको अलग अलग से। अब यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है और भाग 5 का पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति। देखिए भाग 5 का जो प्रथम टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? राष्ट्रपति का। बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, संविधान का बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो मैं समझता हूं कि ये जो राष्ट्रपति का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको अपन बड़े ही डिटेल से पढ़ेंगे। आपको निश्चित रूप से इस टॉपिक से इतना लाभ होगा एग्जाम में, बहुत ज्यादा। तो देखिए इसको अपन देखते हैं। टॉपिक का नाम हमारा क्या होगा? राष्ट्रपति। और कहां का राष्ट्रपति दोस्तों? ये राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं क्योंकि हम भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। राष्ट्रपति अब सीधा सा है कि भाग कौन से में उल्लेख है इसका? भाग है दोस्तों 5 में उल्लेख। कौन से भाग में उल्लेख है? 5। आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो एक मोटा सा अनुच्छेद लिखते हैं इसके लिए 52 से 62। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि राष्ट्रपति संपूर्ण ही संविधान में कहीं ना कहीं जिक्र इसका चलता ही रहता है, लेकिन यदि अपन मोटे रूप में देखें, कंटिन्यू देखें कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के बारे में कहां पढ़ा जाए तो अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में राष्ट्रपति का जिक्र किया। ये बात कहां से कि राष्ट्रपति के लिए। अब सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक बिल्डिंग को तैयार करने के लिए नींव रखी जाती है उसी प्रकार से हम भारत के राष्ट्रपति को जानने से पहले इसकी मूल जो जड़ है इसको देखते हैं कि कहां से प्रारंभ होता है इसके। यहीं से हमारे कंपटीशन के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों देखिए पहला क्या है कि राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। देखिए हमारा जो संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुई थी, जो बैठकें प्रारंभ हुई, फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। इसके बीच में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया, अवलोकन किया और वहां से जो जो अच्छी व्यवस्थाएं थी हमने भी हमारे संविधान में उसको फॉलो किया है उसी प्रकार से। तो देखिए हमने जो ये राष्ट्रपति का पद है भारत के संविधान में कहां से प्रभावित है? भाई राष्ट्रपति तो हमारे देश का ही है, हमारा संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन उस अनुच्छेद पे भारत के राष्ट्रपति के पद पर किस देश का प्रभाव है? यह है मित्रों किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। कहां का है? अमेरिका। अब इसका डायरेक्ट यदि क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है तो क्या आंसर आ जाएगा? अमेरिका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। ये दो क्वेश्चन आपको बड़े ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, सीधे सिंपल से क्वेश्चन है, याद रखना है कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति देखिए, समझिए इस बात को। संवैधानिक स्थिति क्या होती है कि राष्ट्रपति को जो पावर संविधान के द्वारा दिए गए हैं और संविधान में जो पावर देकर इसकी स्थिति को स्पष्ट किया गया है कि क्या शक्तियां हैं, किस प्रकार से उन शक्तियों का प्रयोग करता है राष्ट्रपति, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो राष्ट्रपति के लिए प्रावधान किया गया है पावर का,
वो संवैधानिक स्थिति की कहां से ली गई है दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यानी ब्रिटेन के राजा का जो स्थिति है वहां पर, वही हमारे भारत के राष्ट्रपति की स्थिति है। ऐसा कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान, कहते हैं ना कि जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो कौन पहुंचेगा रायसीना हिल पर, रायसीना हिल को कौन फतेह करेगा? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रमुख निवास स्थान, राष्ट्रपति के प्रमुख निवास स्थान भाई कहां पर रह सकता है? मुख्यतः कहते हैं ना निवास स्थान, घर कहां पर है रहने का, ये वाली बात। तो भारत के राष्ट्रपति के जो प्रमुख निवास स्थान है वो कहां पर हैं, कैसे हैं, क्या नाम है उनका? देखिए राष्ट्रपति भवन जो नई दिल्ली में बना हुआ है, नई दिल्ली में पहला जो भवन बना हुआ है, निवास स्थान है नई दिल्ली में, देखिए उसका नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन। क्या है? राष्ट्रपति भवन। कहां पर है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहां पर बना हुआ है? रायसीना हिल। रायसीना हिल मतलब पहाड़ी पर। किस पर बना हुआ है मेरे प्यारे साथियों? राष्ट्रपति भवन जो नई दिल्ली में बना हुआ है वह रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है। नंबर एक प्रमुख निवास स्थान ये है दोस्तों। ये जो राष्ट्रपति भवन बना ये 1912 में बनना ही स्टार्ट हुआ था। कब बनना हुआ स्टार्ट हुआ था? 1912 में। देखिए ये राष्ट्रपति भवन जो वर्तमान में इसका नाम राष्ट्रपति भवन है नई दिल्ली में, इसमें वाइसराय, गवर्नर जनरल ये रहा करते थे, उनका निवास स्थान था पहले। भारत आजादी से पहले वाइसराय, गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंट्स, इनके निवास स्थान कौन सा था? राष्ट्रपति भवन था। मित्रों ये राष्ट्रपति भवन जो नई दिल्ली में बना हुआ है वो कितने मंजिल का है? 4 मंजिल का भवन है। कितने मंजिल का भवन है? 4 मंजिल का भवन बना हुआ है। ठीक है, 340 इसमें कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 340 कमरों से नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। पहले किसका स्थान था भाई? आजादी के बाद में तो इसका नाम क्या हो गया? राष्ट्रपति भवन। संविधान बनने के बाद में राष्ट्रपति। उससे पहले यहां पर कौन रहा करते थे प्यारे साथियों? वाइसराय, वाइसराय, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, इनका निवास स्थान हुआ करता था। कौन? ये आपका राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। तो नंबर में एक मैंने बता दिया है कि एक निवास स्थान तो कौन सा है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रायसीना पहाड़ी पर। कमरे कितने हैं इसमें? 340। कितने मंजिल का है? 4 मंजिल का। 1912 में बनना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों देखिए दूसरा जो निवास स्थान है, दूसरा निवास स्थान, नंबर 1 अपन ने पढ़ लिया है निवास स्थान। दूसरा निवास स्थान राष्ट्रपति का कौन सा है? इसका हम जिक्र कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में क्या है? शिमला। क्या है? शिमला। और शिमला में प्यारे साथियों एक स्थान है, उसका नाम है छरवरा। क्या नाम है? छरवरा। ये निवास हिमाचल प्रदेश में शिमला, शिमला में कौन सा निवास स्थान है? छरवरा। यहां पर जो राष्ट्रपति भवन बना है, राष्ट्रपति का निवास स्थान है, उसका क्या नाम है? उसका नाम देखिए राष्ट्रपति का निवास स्थान। निवास स्थान यहां पर जो राष्ट्रपति का निवास स्थान बना है उसका नाम है मेरे दोस्तों द रिट्रीट। क्या नाम है? द रिट्रीट। याद रखना है आपको कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, शिमला में एक स्थान है छरवरा, और यहां पर राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है उसका नाम क्या है? द रिट्रीट। ठीक है, 2 पढ़े अपन ने। नेक्स्ट वाला अपने को देखना है, नेक्स्ट वाला 3 नंबर, हैदराबाद।
देखिए हैदराबाद, और हैदराबाद में जो निवास स्थान है राष्ट्रपति का निवास स्थान, राष्ट्रपति का निवास स्थान कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, 3 नंबर का। यहां पर इसका नाम क्या है, राष्ट्रपति निलयम, राष्ट्रपति निलयम। याद रखना है, अपने 3 पढ़े हैं, एक नई दिल्ली में उसका नाम है राष्ट्रपति भवन, दूसरा निवास स्थान हमने पढ़ा है हिमाचल प्रदेश शिमला जहां पर स्थान है छरवरा, और वहां पर राष्ट्रपति भवन जो निवास स्थान है उसका नाम है द रिट्रीट, और तीसरा दोस्तों हैदराबाद, हैदराबाद में जो निवास स्थान है राष्ट्रपति का उसका नाम है राष्ट्रपति भवन। ठीक है, ये है राष्ट्रपति के निवास स्थान हमारे देश के अंदर। तो ये 3 स्थानों के नाम याद रखने हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब हम जिक्र करते हैं राष्ट्रपति का, जहां से प्रारंभ होता है टॉपिक हमारा संविधान में। संविधान में कहां से जिक्र प्रारंभ होता है ये बात हमें देखना है। देखना आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे, खोल खोल के आराम से निश्चित रूप से देखना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है यहां से। देखिए आर्टिकल 52 हम पढ़ क्या रहे हैं, राष्ट्रपति का टॉपिक, राष्ट्रपति। ठीक है मित्रों, ये टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 52 सिंपल सी बात है, क्वेश्चन है राष्ट्रपति का पद का उल्लेख कहां किया गया है, राष्ट्रपति पद का जिक्र कहां पर किया गया है, तो कौन सा आएगा, आर्टिकल 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसी व्याख्या संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है, 52 करता है। कौन करता है इसकी व्याख्या, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा, यह जिक्र कहां पर किया गया है, अनुच्छेद 52 में किया गया है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने राष्ट्रपति हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, लेकिन अनुच्छेद 52 संविधान का ये क्लियर करता है कि भारत में कितने राष्ट्रपति होंगे, एक राष्ट्रपति होगा। कितने राष्ट्रपति होंगे, एक राष्ट्रपति होगा, और इसका जिक्र करता है, हम नहीं कहते, ये भारत का संविधान कहता है, और संविधान का अनुच्छेद कौन सा कहता है, 52 कहता है। कौन कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति है जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, क्या है, शासनाध्यक्ष है, संवैधानिक शासनाध्यक्ष। क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति क्या है, संवैधानिक, संवैधानिक शासनाध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। और एक आ जाए कि वास्तविक शासनाध्यक्ष कौन है, वास्तविक शासनाध्यक्ष, शासनाध्यक्ष ये कौन है, तो ये कौन आएगा, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। कौन आएगा भाई मित्रों यहां पर, प्रधानमंत्री। देखिए संवैधानिक शासनाध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है, और वास्तविक शासनाध्यक्ष कौन है, मंत्रिपरिषद भारत का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वास्तविक शासनाध्यक्ष होता है, और संवैधानिक शासनाध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। एकल नागरिकता, यानी एक भारत का जो प्रथम नागरिक होगा वो भी कौन होगा, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक ये भी कौन होगा, भारत का राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है मित्रों, भारत का राष्ट्रपति। अब देखिए अपन नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 53। कौन सा है, अनुच्छेद 53। ठीक है, अनुच्छेद 53। भारत 52 तो एक सिंपल सा आर्टिकल हो चुका है हमारा कि क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन 53 क्या कहता है
कि संविधान की सभी कार्यपालिका शक्ति, संविधान की सभी कार्यपालिका शक्ति, इसको ये भी कह सकते हैं संविधान की सभी संवैधानिक शक्तियां, सभी संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, निहित होंगी। मित्रों बहुत बार ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि संविधान की सभी शक्तियां किसमें निहित होंगी, भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। कौन सा आर्टिकल ये जिक्र करता है संविधान का, तो ये आर्टिकल जिक्र कौन करता है 53 कि सभी कार्यपालिका शक्ति, सभी संवैधानिक शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। साथ ही में इसी में क्या कहा गया है कि ये सभी शक्तियां या तो राष्ट्रपति स्वयं इनका प्रयोग करता है या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से इनका प्रयोग करता है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग, शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है, अधीनस्थों के माध्यम से करता है। अच्छे से समझना है इस बात को, रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। अधीनस्थों के माध्यम से करता है। 53 को अच्छे से समझना है। देखिएगा कि संविधान की सभी कार्यपालिका शक्ति, संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। उन शक्तियों का राष्ट्रपति या तो स्वयं प्रयोग करता है या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। या तो स्वयं ऑर्डर देता है कि मेरी शक्ति, इनका पावर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। बात यहां आती कि ये अधीनस्थ होते क्या हैं, इस चीज को समझने वाली बात है। रटना बिल्कुल भी नहीं है कि ये अधीनस्थ कौन होते हैं। ये शब्द भी आ सकता है आपके पास में कि किसके माध्यम से करता है, तो अधीनस्थों के माध्यम से करता है। या फिर अपन देखते हैं कि ये अधीनस्थ होते कौन हैं। अधीनस्थ होते हैं, देखिए कौन, अधीनस्थों के माध्यम से मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करता है, इन शक्तियों का प्रयोग करता है। देखिए भाई, संविधान में जो शक्तियां हैं वो शक्तियां राष्ट्रपति को दे रखे हैं, लेकिन राष्ट्रपति या तो स्वयं प्रयोग करता है या अधीनस्थों के। अब अधीनस्थों की बात आते हैं, आपको याद रखना है, संघीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति के अधीनस्थ कौन बताए गए हैं संविधान में, संघीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री। अब देखिए, आपको मैंने अभी बताया था संवैधानिक शासनाध्यक्ष और एक वास्तविक शासनाध्यक्ष। संविधान के द्वारा शक्तियां तो राष्ट्रपति को दी गई हैं, यानी संवैधानिक शासनाध्यक्ष संविधान शासन करने की शक्ति राष्ट्रपति को देता है, लेकिन वास्तविक शासनाध्यक्ष मतलब उनका प्रयोग कौन करेगा, रियलिटी में उनको लागू कौन करता है, उन शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है, ये करता है संघीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री करता है। और आपने देखा भी होगा भारत में कि राष्ट्रपति के पास केवल और केवल नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, उसमें संविधान देता है कि राष्ट्रपति ये शक्तियों का प्रयोग करेगा। बाकी हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद देश की एकता, अखंडता का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है, गरिमा का प्रतीक है। लेकिन जो शक्तियों का जो प्रयोग करता है वास्तविक रूप से, वो तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ही करता है दोस्तों। तो यहां हमने अनुच्छेद 53 को अच्छे से समझा है कि इसमें किसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट, इसी में क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 53 में ही दोस्तों, देखिए कि भारत का राष्ट्रपति है जो तीनों सेनाओं का
राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहां भी अगर कोई इसको तुलनात्मक रूप से देखे इस बात को, यहां क्या है कि अनुच्छेद 53 तो ये बात कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का जल थल नभ, ये तीनों सेनाएं हैं भारत में, इन तीनों सेनाओं का सुप्रीम जो कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन यदि शब्द का ही थोड़ा सा फेर हो जाए कि राजनीतिक कमांडर कौन होता है, राजनीतिक सर्वोच्च कौन होता है, तो वहां पर मेरे दोस्तों कौन आ जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री आ जाएगा। कि तीनों सेनाओं का राजनीतिक कमांडर कौन होता है, तो वहां कौन आएगा, प्रधानमंत्री आएगा। यहां इस बात को भी आप क्लियर कर लीजिएगा। देखिए अपन ने 53 को समझा है और नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है इसके बाद में वो कौन सा है, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 विस्तृत है लेकिन बड़े ही सरल भाषा में आपके सामने इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल, इस बात को अपने को समझना है। देखिए प्रतिनिधि हैं जैसे लोकसभा के, विधानसभा के, स्थानीय स्वशासन के, कुछ जैसे सरपंच है, वार्ड पंच है, एमएलए हैं, एमपी हैं, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। कि जनता पब्लिक वोटिंग करती है और ये मेंबर चुने जाते हैं। लेकिन भारत का राष्ट्रपति है जो डायरेक्ट जनता के द्वारा न चुना जाकर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से चुना जाता है। यानी ये निर्वाचक मंडल एक विशेष लोगों का, एक खास लोगों से मिलकर बनता है। कौन, निर्वाचक मंडल। यानी जनता भाग नहीं लेती है डायरेक्ट। हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं करते हैं, हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करता है। ये स्पेशल लोगों का, खास लोगों का, कुछ लोगों का ये निर्वाचक मंडल होता है और ये निर्वाचक मंडल के सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। जो इसका सदस्य होगा, जो इसका मेंबर होगा निर्वाचक मंडल का, वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकता है। अब अपने सामने आता है तो फिर इस निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन शामिल हैं, कौन कौन शामिल हो सकता है, इस बात को देखिए। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है भारत में। देखिए इसमें क्या है, एक तो है केंद्र सरकार, क्या है, केंद्र सरकार, ठीक है, और एक है राज्य सरकार। अब देखिए केंद्र सरकार मतलब संसद की बात करें दोस्तों, और संसद के होते हैं सदन दो। संसद के कितने सदन होते हैं, दो सदन। अच्छे से समझना है, विस्तृत आर्टिकल है, कॉन्सेप्ट पे आधारित है, रटने वाली कोई चीज नहीं है। निश्चित रूप से एक इजी वे में आपके समझ में आएगा। देखिए इसको सीधा सा सिंपल सा अपन देखते हैं। संसद के जो सदन हैं दोस्तों, सदन कितने सदन हो गए, दो सदन, ठीक है। अब आपको याद होगा एक है कौन सा, लोकसभा, एक कौन सा, लोकसभा, और दूसरा सदन मित्रों कौन सा है, राज्यसभा। दूसरा सदन कौन सा हुआ, राज्यसभा। देखिए आराम से समझना इसको। हम पढ़ क्या रहे हैं, निर्वाचक मंडल, कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान करते हैं वो निर्वाचक मंडल किन लोगों से मिलकर बनता है, ये बात हम पढ़ रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा। यहां पर देखिए अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या, सदस्य संख्या। अब इसको देखना है, अधिकतम सदस्य संख्या में हमें क्या देखना है, लोकसभा से देखना है साथियों। लोकसभा से कितने सदस्य हैं, अधिकतम 552, ठीक है। राज्यसभा में कितने हैं, 250, ठीक है। अधिकतम लोकसभा में 552, राज्यसभा में 250, यहां तक क्लियर। वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान में सदस्य, वर्तमान सदस्य संख्या देखना है आपको। वर्तमान में देखिए 545 सदस्य लोकसभा के और 245 सदस्य साथियों किसके, राज्यसभा के।
अब इसमें से भी देखते हैं अपन निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य की बात करें तो इस 545 में से 543 सदस्य हैं वो किसके हैं, लोकसभा के। और इस 245 में से यदि बात करें निर्वाचित सदस्यों की राज्यसभा में तो ये कितने हैं प्यारे साथियों, 233। ठीक है। मनोनीत सदस्य की बात करें कि मनोनीत सदस्य कितने हैं, मनोनीत सदस्य देखिए बहुत अच्छा तरीके से मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की है कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में कितने हैं, 12। अब एक आपको यहां मैं अभी बता दूंगा क्योंकि कई बच्चे जैसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने ये मनोनीत वाला लोकसभा में, अभी क्लियर कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं, बड़ा इजी वे में समझ में आ रहा है। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य शामिल होते हैं। ये रामायण हमने इसीलिए लिखी है, क्लियर कर देंगे, इसको टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देंगे, कॉन्सेप्ट बना देंगे इसका। अच्छा देखिए साथियों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन से सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये सदस्य भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। कौन से, राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, 543 लोकसभा के। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कौन नहीं लेते, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। मित्रों अब आपके सामने मैंने 2 फैक्ट लिखे हुए हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, अर्थात निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। आम पब्लिक नहीं करती। संसद के कौन से सदस्य करते हैं, संसद के यदि सदस्य पूछे जाएं तो आपको बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, अर्थात वो मतदान करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। मैं इसको राउंड कर देता हूं, ये राउंड वाले गोला वाले हैं, ये सदस्य भाग लेते हैं। अब आपको पूछ लिया जाए कि भाई टोटल मेंबर संसद के कितने लेते हैं भाग, टोटल, तो जोड़ लीजिए यार, यहां पे कौन सी टेंशन है। 543 तो किसके, लोकसभा के, और 233 आपके किसके, राज्यसभा के। तो कितने हो गए जी, 776 सदस्य अपने संसद के भाग लेते हैं। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से देखना है, जैसे संसद होती है वैसे क्या होती है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल। ठीक है। राज्य विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, सॉरी एक विधानसभा और एक विधान परिषद। एक क्या होती है, विधान सभा, और एक क्या है, विधान परिषद। देखिए एक विधान परिषद, इसमें भी सदस्य कौन से प्यारे साथियों, इसमें सदस्य हैं आपके निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है, निर्वाचित और मनोनीत। अब देखिए विधानसभा टोटल भारत में कितनी है, वर्तमान की बात करें तो 28 तो राज्य में और 3 है केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 हैं राज्य। आज की स्थिति की बात करें तो 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। इन 8 में से 3 ही केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी, 3 ही में है। कौन कौन से में, आपके समक्ष में लिख भी देता हूं इसको कि नई दिल्ली, ठीक है, एक है पुदुचेरी, और अभी हाल ही में कौन सा बना है, जम्मू कश्मीर। पहले राज्य था, अब वर्तमान में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों ये जो 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी जम्मू कश्मीर में तो देखो विधानसभा है नहीं है, वहां परिसीमन चल रहा है, तो वहां गठित हो जाएगी। उसके बाद में इसके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लग जाएंगे। तो जो विधानसभाओं के
सभी राज्य और तीनों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, भाग लेते हैं। यहां मनोनीत की बात करें तो विधानसभा में एक सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, तो ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ठीक है, इधर विधान परिषद में निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं, निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं, निर्वाचित प्लस मनोनीत। पर प्यारे साथियों, ये निर्वाचित और मनोनीत कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है, कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। मतलब विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। ये बात आपके समझ में आई। अब एक चीज हम देखना है कि अभी हाल ही में 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, और इसके तहत दोस्तों क्या हुआ, 104वें संविधान संशोधन के तहत, इसके तहत मित्रों क्या हुआ कि आंग्ल भारतीय सदस्यों, आंग्ल भारतीय सदस्य, मतलब इन्हीं को क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन। क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता था, 2 सदस्य मनोनीत करता था, कौन, राष्ट्रपति। अब 104वां संविधान संशोधन के तहत अब ये 2 सदस्यों का जो आरक्षण था उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, इसे शून्य कर दिया गया है। इसी प्रकार से विधानसभा में राज्यपाल को अधिकार था कि वह एक आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो वो भी क्या कर दिया गया है प्यारे मित्रों, 104वें संविधान संशोधन के तहत उससे आंग्ल भारतीय सदस्य के मनोनीत का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया, यानी कि वो प्रावधान क्या हो गया है, शून्य हो गया है। वर्तमान में अब आगे से नहीं होंगे, ऐसा प्रावधान किसके तहत किया गया है, 104वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। अब देखिए सिंपल सी भाषा में अनुच्छेद 54 को एक ही लाइन में समेट देते हैं। आर्टिकल 54 को, निर्वाचक मंडल को एक लाइन में समेटते हैं। इसको देखिए, अपन ने विस्तृत में पढ़ा है, इसको एक एक बातें पढ़ी हैं। निर्वाचक मंडल संसद, संसद के दोनों सदनों, के दोनों सदनों के, दोनों सदन कौन से हो गए, लोकसभा प्लस राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य तथा सभी विधानसभाओं, मतलब कितने विधानसभाएं, यानी 28 राज्य में हो गई और 2 हैं, मतलब कौन सी, एक तो नई दिल्ली प्लस एक कौन सी हो गई, पुदुचेरी, और भविष्य में प्लस इसमें एक और कर देते हैं क्या, तो कितनी हो जाएंगे, 3, ये कौन सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, सभी निर्वाचित सदस्य तथा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए सुनिए इस बात को कि संसद के दोनों सदनों के, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, उसके निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों की विधानसभाएं, मतलब 28 राज्यों की, तथा केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली और पुदुचेरी तथा भविष्य में गठित होने वाली जम्मू कश्मीर की विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकती है। ठीक है, ये इस निर्वाचक मंडल के सदस्य हो गए हैं।
दोस्तों सीधा सा याद रखना है, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं किसमें, निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेता है मित्रों, ये हो गया कि भाग लेते हैं, ये मतदान करते हैं, निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, ये बात अपन ने पढ़ी। लेकिन हमें देखना है कि कौन निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं होता है इनमें से भी। देखिए संसद के मनोनीत सदस्य अर्थात राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं वो संसद के मनोनीत सदस्य, और लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो अभी समाप्त कर दिया गया है, संसद के मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सभी मतलब निर्वाचित व मनोनीत कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, ठीक है। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है, ये दोनों बातें अपन ने क्लियर कर ली हैं। कौन निर्वाचक मंडल का सदस्य होता है, कौन निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं होता है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है इसका निर्वाचक मंडल का, कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नई दिल्ली तथा पुदुचेरी इन दोनों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य बनाया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य बनाया गया। ये याद रखना है कि नई दिल्ली और पुदुचेरी कब इनको शामिल किया गया निर्वाचक मंडल में, तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इनको शामिल किया गया। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वो हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। क्या, निर्वाचक मंडल। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अनुच्छेद 52, 53 और 54 जिसको अपने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है कि कैसे किस प्रकार से निर्वाचक मंडल के कौन सदस्य होते हैं, कौन नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसके आगे की बात है जो हम अगली क्लास में करेंगे।